नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्टोरी जंक्शन यूट्यूब चैनल पर। बहुत समय पहले चंद्रपुर राज्य में एक न्यायप्रिय और तेजस्वी राजा चंद्रप्रभा का शासन था। वे अपनी बुद्धिमत्ता और परोपकार के लिए प्रसिद्ध थे। राजा चंद्रप्रभा अपने महल के सुंदर बगीचे में अक्सर समय बिताया करते थे, जहां हर कोने में फूल खिले होते थे और पक्षियों का मधुर संगीत गूंजता था। महल में दासी मीरा भी काम करती थी, जो अपने कोमल स्वभाव और मेहनती प्रकृति के लिए जानी जाती थी। मीरा का मुख्य कार्य बगीचे की देखभाल करना था। वह फूलों के साथ ऐसे बात करती जैसे वे उसके अपने बच्चे हों। राजा चंद्रप्रभा जब भी बगीचे में आते तो मीरा को उसकी मेहनत और समर्पण के लिए मन ही मन सराहते। एक दिन राजा चंद्रप्रभा बगीचे में टहलते हुए मीरा को एक मुरझाए फूल को संजीवनी घोल देकर जीवित करने की कोशिश करते हुए देख रहे थे। उन्होंने पहली बार उसकी आंखों में गहरी करुणा और सच्चा प्रेम देखा। उस दिन उन्होंने महसूस किया कि मीरा सिर्फ एक दासी नहीं, बल्कि एक अद्भुत व्यक्तित्व की धनी है। धीरे धीरे दोनों के बीच बातें होने लगीं। मीरा राजा से अपनी कहानियां, सपने और इच्छाएं साझा करती और राजा उसे अपने राज्य की जिम्मेदारियों और अपने विचारों के बारे में बताते। दोनों का रिश्ता दोस्ती से आगे बढ़ने लगा, लेकिन यह प्रेम आसान नहीं था। महल के कुछ मंत्री और राजगुरु इस रिश्ते के खिलाफ थे। उनका मानना था कि एक दासी और राजा का प्रेम राज्य की मर्यादा के खिलाफ है। राजा चंद्रप्रभा ने सबको शांत करते हुए कहा, सच्चा प्रेम किसी जाति या पद का मोहताज नहीं होता। मीरा का दिल राजकुमारी से कम नहीं है। राजा ने मीरा से विवाह करने का निश्चय किया और सभी विरोधों का सामना करते हुए उसे अपनी रानी के रूप में स्वीकार किया। विवाह के बाद मीरा का नाम बदलकर देववती रखा गया और वह अपनी सादगी और बुद्धिमत्ता से राज्य की प्रजा का दिल जीतने लगी। चंद्रप्रभा के महल में उनकी पहली रानी, रानी सुरंगना, अपने सौंदर्य और तेजस्वी व्यक्तित्व के लिए जानी जाती थी। सुरंगना ने हमेशा सोचा था कि राजा का ध्यान केवल उन्हीं पर रहेगा, लेकिन जब राजा ने दासी मीरा से विवाह किया और उसे रानी देववती का दर्जा दिया, तो सुरंगना का गर्व आहत हुआ। सुरंगना को यह बात बिल्कुल भी स्वीकार नहीं थी कि एक साधारण दासी, जो कभी उसके आदेशों का पालन करती थी, अब उसी के बराबर का दर्जा पा चुकी है। उसकी ईर्ष्या धीरे धीरे क्रोध में बदलने लगी। महल में जब भी देववती किसी निर्णय में राजा का साथ देती, सुरंगना उसे तिरस्कार भरी नजरों से देखती। वह अक्सर देववती को नीचा दिखाने के लिए बातें कहती। एक दासी रानी बनकर क्या जान पाएगी राजकाज? फूलों को पानी देने से राज्य नहीं चलता, सुरंगना ने एक दिन व्यंग्य करते हुए कहा। देववती ने अपनी कोमलता और धैर्य से ये सब सहने की कोशिश की, लेकिन राजा चंद्रप्रभा ने यह सब देखा और महसूस किया। उन्होंने देववती से कहा, रानी, तुम्हारी सहनशीलता तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है, परंतु मैं तुम्हारे अपमान को सहन नहीं कर सकता। एक दिन जब दरबार में किसी महत्वपूर्ण निर्णय पर चर्चा हो रही थी, सुरंगना ने देववती के सुझाव को यह कहकर ठुकरा दिया, यह निर्णय तो केवल एक सच्ची रानी ही ले सकती है, न कि किसी दासी की सोच। यह सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। देववती ने शांत स्वर में उत्तर दिया, रानी का पद किसी के जन्म से नहीं, उसके कर्म से महान बनता है। यदि मेरे सुझाव राज्य और प्रजा के हित में नहीं है तो उन्हें ठुकरा दें, पर मेरे अतीत को मेरे निर्णयों की कसौटी न बनाएं। सुरंगना को यह बात और भी चुभ गई। वह अब देववती को नीचा दिखाने के लिए साजिशें रचने लगी। उसने महल के कुछ सेवकों और मंत्रियों को अपनी तरफ कर लिया। उसकी योजना थी कि वह देववती को किसी न किसी बहाने से राजा चंद्रप्रभा की नजरों में गिरा दे, लेकिन देववती अपने धैर्य और बुद्धिमत्ता से हर मुश्किल को पार करती रही। राजा चंद्रप्रभा भी सुरंगना के बदलते व्यवहार को भांपने लगे थे। उन्होंने तय किया कि अब सुरंगना से इस बारे में स्पष्ट बातचीत करेंगे। सुरंगना अपनी साजिशों को अंजाम देने के लिए तैयार हो गई। उसने महल के मुख्य सेवक हरिहर को अपने पक्ष में कर लिया और उसे देववती पर झूठे आरोप लगाने के लिए उकसाया। सुरंगना की योजना थी कि देववती पर चोरी का आरोप लगाया जाए और राजा के सामने उसे अपमानित किया जाए। एक रात सुरंगना ने हरिहर को रानी देववती के कक्ष से एक कीमती हार चुराने का आदेश दिया। अगले दिन सुबह जब राजा दरबार में थे, सुरंगना ने जोर देकर कहा, महाराज, महल के कोषागार से मेरा सबसे प्रिय हार चोरी हो गया है। मुझे पूरा विश्वास है कि यह किसी साजिश का हिस्सा है। राजा चंद्रप्रभा ने गहरी चिंता के साथ पूछा, यह कैसे संभव है? महल की सुरक्षा तो चाक चौबंद रहती है। सुरंगना ने चालाकी से जवाब दिया, महाराज, मुझे शंका है कि इस साजिश के तार कहीं न कहीं रानी देववती से जुड़े हो सकते हैं।
आखिर उनके कक्ष के पास से कुछ संदिग्ध आवाजें सुनी गई थीं। राजा को यह सुनकर झटका लगा, लेकिन वे जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना चाहते थे। उन्होंने तत्काल जांच का आदेश दिया। हरिहर ने सुरंगना की योजना के अनुसार चोरी किया हुआ हार रानी देववती के कक्ष में रख दिया। जब सेवक और सैनिकों ने तलाशी ली तो हार देववती के कमरे से बरामद हुआ। यह देखकर सुरंगना ने नाटक करते हुए कहा, महाराज, मैं यह मानने को तैयार नहीं थी, लेकिन अब सब कुछ स्पष्ट है। महल में हलचल मच गई। प्रजा और दरबार के लोग इस घटना से हैरान थे, लेकिन रानी देववती ने अपनी शांत मुद्रा नहीं खोई। उन्होंने राजा चंद्रप्रभा की ओर देखते हुए कहा, महाराज, सत्य को देर सवेर बाहर आना ही होता है। मुझे विश्वास है कि न्याय होगा। राजा चंद्रप्रभा ने देववती की आंखों में सच्चाई देखी। उन्होंने सुरंगना की बातों पर विश्वास करने से पहले सच्चाई का पता लगाने का निश्चय किया। उन्होंने अपने गुप्तचरों को यह मामला सौंपा। गुप्तचरों ने हरिहर पर नजर रखनी शुरू की। जल्द ही यह सामने आया कि हरिहर ही असली चोर था और उसने सुरंगना के कहने पर यह सब किया था। राजा को जब सारी सच्चाई पता चली तो वे क्रोधित हो उठे। उन्होंने दरबार में सबके सामने हरिहर और सुरंगना को बुलाया। राजा ने गुस्से में कहा, रानी सुरंगना, आपने न केवल रानी देववती का अपमान किया, बल्कि महल की मर्यादा को भी भंग किया। यह आपको शोभा नहीं देता। सुरंगना ने घुटने टेकते हुए कहा, महाराज, मुझसे भूल हो गई। मेरी ईर्ष्या ने मुझे अंधा कर दिया। कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। राजा ने कहा, मुझे आपकी सच्चाई जानकर दुख हुआ, लेकिन क्षमा केवल वही कर सकता है जिसे आपने कष्ट दिया है। रानी सुरंगना को यह निर्णय लेने का अधिकार है। सुरंगना ने शांत स्वभाव में कहा, रानी सुरंगना, आपका अपराध बड़ा है, लेकिन मैं क्षमा में विश्वास करती हूं। परंतु क्षमा का अर्थ यह नहीं कि आपके कृत्य को अनदेखा किया जाए। आपको समय चाहिए स्वयं को सुधारने के लिए। राजा ने सुरंगना को महल के एक अलग कक्ष में भेजने का आदेश दिया, जहां उसे अपने किए पर चिंतन करने का समय मिले। कहानी आगे जारी। सुरंगना का पश्चाताप या नई चाल। सुरंगना को महल के अलग कक्ष में भेज दिया गया, जहां उसे अपने किए पर सोचने का समय दिया गया, लेकिन उसके मन में पश्चाताप कम और आक्रोश अधिक था। उसने सोचा, देववती ने मेरा स्थान छीन लिया है। राजा और प्रजा अब उसे अधिक महत्व देते हैं। मुझे किसी भी तरह अपना अधिकार वापस लेना होगा। इसी बीच देववती ने महल और राज्य की प्रजा के लिए अपना कर्तव्य निभाना जारी रखा। वह प्रजा के सुख दुख में शामिल होती, उनके मुद्दों को सुलझाती और अपनी बुद्धिमत्ता से सभी का दिल जीत रही थी। यह देखकर सुरंगना का गुस्सा और बढ़ गया। सुरंगना ने अब एक और चाल सोची। उसने महल के बाहर के कुछ षड्यंत्रकारियों से गुप्त रूप से संपर्क किया। ये लोग राज्य के दुश्मन थे और हमेशा चंद्रप्रभा के शासन को गिराने की ताक में रहते थे। सुरंगना ने उनसे कहा, यदि तुम देववती को बदनाम करने में मेरी मदद करो तो मैं तुम्हें राजमहल की अंदरूनी जानकारी दूंगी। षड्यंत्रकारियों ने सुरंगना की योजना में साथ देने का वादा किया। उनका उद्देश्य देववती को कमजोर कर राजा के शासन में अस्थिरता लाना था। सुरंगना ने उनकी मदद से एक अफवाह फैलाई कि देववती ने राज्य के कोष से धन चुराया है और वह इसे अपने परिवार को दे रही है। इस अफवाह से महल और राज्य में हलचल मच गई। प्रजा को भी यह बात सुनकर आश्चर्य हुआ, लेकिन देववती ने अपने धैर्य को नहीं खोया। उसने राजा चंद्रप्रभा से कहा, महाराज, मैं निर्दोष हूं। कृपया इस बात की सच्चाई का पता लगाने के लिए गहन जांच कराएं। सत्य जरूर सामने आएगा। राजा चंद्रप्रभा ने पहले की तरह इस बार भी न्यायपूर्ण निर्णय लिया। उन्होंने तुरंत गुप्तचरों को जांच का आदेश दिया। देववती के आत्मविश्वास और सच्चाई में उनकी पूरी आस्था थी। गुप्तचरों ने अपने काम में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने सुरंगना के संदिग्ध गतिविधियों की छानबीन शुरू की। आखिरकार उन्हें सुरंगना और षड्यंत्रकारियों के बीच की गुप्त बातचीत का पता चला। इस बार राजा को सारी सच्चाई सामने लाने में ज्यादा समय नहीं लगा। गुप्तचरों ने सुरंगना को षड्यंत्रकारियों के साथ रंगे हाथ पकड़ लिया। जब यह मामला दरबार में आया तो सुरंगना की साजिश और देववती की सच्चाई सबके सामने उजागर हो गई। प्रजा, मंत्री और दरबार के लोग देववती के प्रति और अधिक सम्मानित महसूस करने लगे। सुरंगना का षड्यंत्र विफल होने और उसकी सच्चाई उजागर होने के बाद राजा चंद्रप्रभा ने उसे गहरी नजरों से देखा और कहा, रानी सुरंगना, आपने न केवल रानी देववती बल्कि पूरे राज्य के विश्वास को ठेस पहुंचाई है। आपको अपनी गलती सुधारने का अवसर मिलेगा, लेकिन यह आपकी ईमानदारी पर निर्भर करेगा।
सुरंगना ने पहली बार राजा के शब्दों में गुस्से के साथ निराशा भी महसूस की। वह भीतर ही भीतर टूट चुकी थी, लेकिन उसकी महत्वाकांक्षा अभी भी पूरी तरह बुझी नहीं थी। कुछ ही दिनों बाद महल में एक गुप्त अतिथि आया। यह व्यक्ति दूर के एक राज्य का राजदूत था, जिसका नाम वासुदेव था। वासुदेव चंद्रप्रभा के शौर्य और राज्य की संपन्नता की प्रशंसा करने के लिए आया था, लेकिन उसका असली उद्देश्य कुछ और था। वासुदेव, जो अपने तेज दिमाग और चतुराई के लिए जाना जाता था, महल के हर कोने का गहराई से निरीक्षण करने लगा। उसने जल्दी ही सुरंगना के गुप्त स्वभाव और महल के भीतर चल रही ईर्ष्या और टकराव को भांप लिया। वासुदेव ने मौका पाकर सुरंगना से मुलाकात की। उसने सुरंगना को कहा, रानी सुरंगना, मैंने आपकी स्थिति को समझा है। आपको जो अधिकार मिलना चाहिए था वह छिन गया है, लेकिन मैं आपकी मदद कर सकता हूं। अगर आप मेरा साथ दें तो आप न केवल महल में अपना खोया हुआ सम्मान वापस पा सकती हैं, बल्कि पूरे राज्य पर अपना वर्चस्व स्थापित कर सकती हैं। इसी बीच देववती को यह एहसास हुआ कि महल में कोई बाहरी व्यक्ति कुछ असामान्य गतिविधियां कर रहा है। उसने अपने गुप्त सेवकों को वासुदेव पर नजर रखने के लिए कहा। देववती का स्वभाव जितना सरल था, उनकी बुद्धिमत्ता उतनी ही गहरी थी। देववती ने सोचा, सुरंगना भले ही मेरे खिलाफ रही हो, लेकिन उसे पूरी तरह नजरअंदाज करना सही नहीं होगा। अगर वासुदेव उसके मन में फिर से ईर्ष्या की आग भड़काने की कोशिश कर रहा है, तो हमें सचेत रहना होगा। वासुदेव सुरंगना को अपने पक्ष में लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन देववती की चुपचाप की जा रही जांच से वह अनजान था। इसी दौरान राजा चंद्रप्रभा को खबर मिली कि सीमा पर दुश्मन सेनाएं सक्रिय हो रही हैं। यह स्थिति महल के भीतर और बाहर दोनों ओर तनाव बढ़ा रही थी। महल में अब भी सुरंगना के मन में देववती के लिए ईर्ष्या जल रही थी। वासुदेव के सुझाव और उसकी अपनी महत्वाकांक्षा ने सुरंगना को एक नई साजिश रचने के लिए प्रेरित किया। इस बार उसकी योजना इतनी चालाकी से तैयार की गई थी कि राजा चंद्रप्रभा भी देववती पर शक किए बिना नहीं रह सके। सुरंगना ने गुप्त रूप से महल के कोषागार तक पहुंचने की योजना बनाई। उसने वासुदेव की मदद से कोषागार से सोने और चांदी की कुछ मूर्तियां चोरी करवाईं। फिर उसने यह सुनिश्चित किया कि चोरी की गई मूर्तियां देववती के कक्ष के पास छुपाई जाएं। एक रात जब पूरा महल सो रहा था, सुरंगना ने अपने भरोसेमंद सेवक को राजा के पास भेजा। सेवक ने राजा को सूचना दी, महाराज, महल के कोषागार से कुछ अमूल्य वस्तुएं गायब हैं। गुप्त सूत्रों से पता चला है कि उनका संबंध रानी देववती के कक्ष से हो सकता है। जांच शुरू हुई। महल के सैनिकों ने सुरंगना के बताए स्थान पर खोजबीन की। जैसा कि योजना बनाई गई थी, चोरी की गई मूर्तियां रानी देववती के कक्ष के पास एक गुप्त कोने में मिली। महल में सनसनी मच गई। सभी हैरान थे कि इतनी ईमानदार और निष्ठावान देववती पर ऐसा गंभीर आरोप कैसे लग सकता है। सुरंगना ने मौके का फायदा उठाते हुए दरबार में कहा, महाराज, यह तो स्पष्ट है कि रानी देववती के कक्ष के पास से यह सब मिला है। यह मामला जांच से परे है। राजा चंद्रप्रभा, जो देववती पर पूरा विश्वास करते थे, पहली बार असमंजस में पड़ गए। उन्होंने देववती से पूछा, रानी, क्या तुम मुझे समझा सकती हो कि ये मूर्तियां तुम्हारे कक्ष के पास कैसे आईं? देववती ने शांत और गंभीर स्वर में उत्तर दिया, महाराज, मुझे नहीं पता कि यह सब वहां कैसे पहुंचा। मैं निर्दोष हूं। मुझे यकीन है कि यह किसी साजिश का हिस्सा है। कृपया सच्चाई का पता लगाएं। राजा चंद्रप्रभा ने कहा, देववती, मैं तुम्हारी सच्चाई और निष्ठा को जानता हूं, लेकिन यह मामला इतना गंभीर है कि इसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। मैं खुद इसकी जांच करूंगा और तब तक तुम्हें अपने कक्ष में रहने का आदेश देता हूं। देववती को महल के अन्य कार्यों से अस्थायी रूप से अलग कर दिया गया। यह सुनकर सुरंगना के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान फैल गई। वह सोच रही थी कि उसकी योजना कामयाब हो रही है। देववती ने अपने धैर्य को बनाए रखा और अपने कुछ भरोसेमंद सेवकों को गुप्त रूप से सच्चाई का पता लगाने को कहा। उसने सोचा, यदि यह मेरे खिलाफ साजिश है, तो जिसने यह किया है वह जरूर कोई सुराग छोड़ेगा। सुरंगना यह सोचकर निश्चिंत थी कि उसकी योजना पूरी तरह सफल होगी, लेकिन उसे नहीं पता था कि देववती की बुद्धिमत्ता और धैर्य इस बार भी उसे मात देने के लिए तैयार हैं। महल में सभी लोग इस बात को लेकर असमंजस में थे कि क्या सच है और क्या झूठ। राजा चंद्रप्रभा के मन में भी शक के बीज बोए जा चुके थे, लेकिन उनका दिल अब भी देववती की सच्चाई पर यकीन करना चाहता था। महल के दरबार में सनसनी फैली हुई थी। रानी सुरंगना की चालाकी
और वासुदेव की मदद से सारा आरोप देववती के सिर पर आ चुका था। राजा चंद्रप्रभा के मन में गहरी दुविधा थी। एक ओर उनका दिल देववती की सच्चाई पर यकीन कर रहा था, लेकिन दूसरी ओर सबूत साफ तौर पर उसके खिलाफ थे। देववती ने राजा को देखते हुए कहा, महाराज, यदि मेरी सच्चाई पर आपकी आस्था इतनी कमजोर है कि इन झूठे सबूतों ने उसे डिगा दिया, तो मैं आपके निर्णय को स्वीकार करती हूं, पर मुझे यकीन है कि समय के साथ सच्चाई उजागर होगी। राजा चंद्रप्रभा ने भारी मन से निर्णय लिया कि देववती को महल से निर्वासित किया जाए। यह सुनते ही सुरंगना के चेहरे पर विजयी मुस्कान फैल गई। उसने सोचा, अब देववती हमेशा के लिए मेरी राह से हट गई है। देववती को महल से बाहर भेज दिया गया। वह बिना कोई प्रतिरोध किए महल छोड़कर चली गई, लेकिन जाते जाते उसने एक बार पीछे मुड़कर महल की ओर देखा और मन ही मन कहा, इस महल और इसके लोगों के प्रति मेरा कर्तव्य अभी खत्म नहीं हुआ है। सच्चाई के लिए मैं लड़ती रहूंगी। देववती के चले जाने के बाद सुरंगना ने महल में अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू कर दिया। वह अब राजा के करीब आने लगी और दरबार के मामलों में अपनी राय देने लगी। सुरंगना ने धीरे धीरे यह दिखाने की कोशिश की कि वह राज्य के लिए सबसे उपयुक्त रानी है, लेकिन राजा चंद्रप्रभा के मन में बेचैनी बढ़ने लगी। उन्हें कहीं न कहीं लगने लगा कि उन्होंने देववती के साथ अन्याय किया है। उनका दिल बार बार कह रहा था कि जो निर्णय उन्होंने लिया वह सही नहीं था। देववती ने निर्वासन के दौरान अपने भरोसेमंद सेवकों और गुप्तचरों की मदद से सच्चाई का पता लगाना शुरू कर दिया। उसे यह समझने में देर नहीं लगी कि यह साजिश सुरंगना की थी। उसने सुरंगना और वासुदेव के बीच हुई गुप्त बैठकों के सबूत इकट्ठे किए। देववती ने ठान लिया कि वह वापस लौटकर सच्चाई को सबके सामने लाएगी। उसने कहा, यह मेरी परीक्षा का समय है। मुझे अपने साथ हुए अन्याय को दूर करना है और राजा को उनकी भूल का एहसास कराना है। महल में देववती को महल से निर्वासित करने का निर्णय पूरी तरह से राजकीय नियमों के अनुसार लिया गया था। राज्य के कायदे के अनुसार यदि कोई रानी महल के कोषागार से चोरी करती है तो उसे कठोर सजा मिलनी चाहिए। यही कारण था कि देववती को महल से निकाल दिया गया था। हालांकि राजा चंद्रप्रभा का दिल इसके खिलाफ था। राजकीय नियमों के अनुसार उसे बेकसूर साबित होने तक किसी भी सार्वजनिक कार्य से दूर रखना जरूरी था। राजा ने दुख के साथ यह आदेश दिया, लेकिन उनके दिल में एक गहरी हुक थी। देववती के बिना महल वीरान सा लगने लगा था। हर दिन की सादगी में कुछ खो सा गया था। राजा चंद्रप्रभा अब महसूस कर रहे थे कि उनका दिल हमेशा देववती के पास ही था, भले ही उन्होंने उसे न्याय देने के नाम पर दूर कर दिया। राजा के मन में अब यह सवाल उठने लगा, क्या मैं सच में सच्चाई को जानने के बिना इतनी बड़ी गलती कर बैठा? राजा की बेचैनी दिन ब दिन बढ़ने लगी। उसने सोचा, राज्य के नियमों के अनुसार जो निर्णय लिया गया वह मुझे निभाना चाहिए था, लेकिन क्या मैं देववती के खिलाफ अन्याय कर रहा था? राजा ने अपने दिल की बात सुनी और निर्णय लिया कि वह देववती से मिलने जाएंगे, भले ही इसके लिए उन्हें अपनी ही सजा का सामना क्यों न करना पड़े। राजा चंद्रप्रभा ने अपने मन में तय किया कि वह देववती से मिलने जाएंगे, और इस बार वह केवल एक राजा नहीं बल्कि एक पति के रूप में होंगे जो अपनी पत्नी से मिलकर उसके दुख को समझना चाहता था। राजा ने महल से गुपचुप तरीके से अपनी यात्रा की शुरुआत की ताकि कोई जान न पाए। वह चाह रहे थे कि देववती के पास अकेले में जाकर अपनी भावनाओं का इजहार कर सकें। देववती को जब यह पता चला कि राजा चंद्रप्रभा उनसे मिलने के लिए आए हैं तो वह थोड़ी चौंकी, लेकिन फिर उसने अपने मन को शांत किया। वह जानती थी कि राजा का दिल सच्चा है, लेकिन राजकीय नियमों के अनुसार उसे राजमहल से बाहर किए जाने के बाद वह हर कदम सोच समझकर उठाती थी। देववती ने राजा का स्वागत किया और दोनों के बीच एक गहरी चुप्पी थी, जैसे किसी पुराने दर्द की कहानी हो। राजा ने कहा, देववती, मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। मैं तुम्हारा दिल दुखाना नहीं चाहता था, लेकिन राजकीय नियमों के कारण मुझे यह कदम उठाना पड़ा। क्या तुम मुझे माफ करोगी? देववती ने उसकी आंखों में देखा और धीरे से कहा, महाराज, आपने मुझे सजा दी, लेकिन मेरे दिल में आपके लिए कोई नफरत नहीं है। मैं जानती हूं कि यह आपके दिल का फैसला नहीं था, यह केवल राजकीय कर्तव्य था। लेकिन अब मैं बस चाहती हूं कि आप सच्चाई का सामना करें। राजा ने देववती के हाथ को अपने हाथों में लिया और कहा, मुझे अपने फैसले पर पछतावा है और मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि हम जल्द ही सच्चाई को सामने लाएंगे। राजा चंद्रप्रभा और देववती अब एक साथ थे और राजा ने ठान लिया
कि वह हर हाल में सच्चाई का पता लगाएंगे। उनकी प्रेम की कहानी अब एक नए मोड़ पर थी, जहां राजकीय कानून और सच्चाई दोनों के बीच एक संघर्ष था। राजा चंद्रप्रभा ने देववती से वादा किया, हम दोनों मिलकर इस साजिश का पर्दाफाश करेंगे। तुम्हारी ईमानदारी और मेरे प्यार को कोई तोड़ नहीं सकता। राजा चंद्रप्रभा और देववती एक साथ थे, लेकिन अभी तक उनकी राहें पूरी तरह से साफ नहीं हो पाई थीं। राजा ने ठान लिया था कि वह अपने राज्य और अपनी पत्नी के लिए सही फैसला लेंगे। अब राजकीय नियमों और सच्चाई के बीच वह उलझे हुए थे। देववती, राजा ने गंभीर स्वर में कहा, हम दोनों को मिलकर इस साजिश का पर्दाफाश करना होगा। तुम्हारे खिलाफ जो जाल बिछाया गया है उसे साफ करना हमारी जिम्मेदारी है। मैं खुद इसका हल निकालने की कोशिश करूंगा। देववती ने राजा की आंखों में गहरी निराशा और साथ ही एक नई उम्मीद भी देखी। उसने धीरे से कहा, महाराज, हम दोनों मिलकर ही यह सच्चाई उजागर कर सकते हैं। मैं जानती हूं कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। राजा और देववती ने मिलकर सुरंगना की साजिश को उजागर करने की योजना बनाई। देववती के विश्वास पात्र सेवकों और गुप्तचरों की मदद से उन्होंने सुरंगना और वासुदेव के बीच के गहरे संबंधों का पता लगाने के लिए एक जाल तैयार किया। राजा ने अपने पास एक गुप्त संदेश भेजा जिसमें लिखा था, हम सब कुछ जानते हैं। यदि तुमने अभी भी सच्चाई नहीं बताई तो परिणाम भयानक होंगे। यह संदेश सुरंगना के हाथों में आते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सुरंगना ने देखा कि उसका हर कदम अब राजमहल के लिए खतरे में था। उसने वासुदेव से संपर्क किया और उसे इस खतरे से अवगत कराया। वासुदेव ने उसे शांत रहने की सलाह दी। सुरंगना, यदि तुम अब डरकर भाग जाओगी तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। हमें धैर्य रखना होगा। लेकिन सुरंगना अब और अधिक घबराई हुई थी। वह जानती थी कि राजा और देववती दोनों के इरादे अब पूरी तरह से दृढ़ हो चुके थे। देववती और राजा चंद्रप्रभा अब महल के भीतर अपने गहरे रिश्ते को फिर से मजबूत करने लगे थे। देववती ने राजा से कहा, मुझे विश्वास है कि अब हम दोनों सही रास्ते पर हैं। इस संघर्ष में अगर हमें सच्चाई की जीत मिलती है तो महल में फिर से शांति और प्रेम लौटेगा। राजा ने देववती को देखा और कहा, मैं तुमसे वादा करता हूं कि हम इस सच्चाई को सामने लाएंगे। तुमने मुझे सच्चाई का रास्ता दिखाया है, अब मैं तुम्हारे साथ हूं। राजमहल में एक और बड़ी साजिश चल रही थी। सुरंगना ने चुपके से महल के कुछ प्रमुख अधिकारियों को अपने पक्ष में करने की कोशिश की। वह जानती थी कि यदि वह राजा को पूरी तरह से मात देती है तो वह फिर से महल की रानी बन सकती है। लेकिन देववती और राजा का प्यार अब इतना गहरा हो चुका था कि वे कभी हार नहीं मानने वाले थे। एक दिन देववती ने सुरंगना की सभी चालों को नाकाम कर दिया और महल में सच का राज कायम किया। राजमहल में सब कुछ बदल चुका था। राजा चंद्रप्रभा और देववती के मिलकर की गई कोशिशों ने सुरंगना के सारे मंसूबों को तोड़ दिया था। अब महल में केवल एक ही सच था और वह था देववती की ईमानदारी और राजा का उस पर विश्वास। राजा चंद्रप्रभा ने सभी दरबारी अधिकारियों को बुलाया और कहा, आज मैं अपना एक बड़ा निर्णय लेने जा रहा हूं। जो सच्चाई मैंने हमेशा नजरअंदाज की वह आज मैं सबके सामने लाऊंगा। वह देववती की ओर देखे और कहा, देववती, तुमने हमेशा महल और राज्य की भलाई के लिए काम किया। अब वक्त आ गया है कि तुम्हारी ईमानदारी और कर्तव्य को सम्मानित किया जाए। देववती ने राजा को नजर भरकर देखा और कहा, महाराज, जो भी हुआ वह मेरे लिए एक परीक्षा थी, लेकिन हमें अब आगे बढ़ना होगा और महल को शांति और प्रेम से भरना होगा। सुरंगना, जो अब तक महल में अपनी साजिशों के जाल फैला रही थी, अब पूरी तरह से घेर ली गई थी। राजा चंद्रप्रभा ने उसे सख्त रूप से चेतावनी दी, तुम्हारी चालाकियों का अब कोई स्थान नहीं है। राज्य के नियमों के अनुसार तुम्हें उचित सजा दी जाएगी। सुरंगना की योजना पूरी तरह से नाकाम हो गई थी। अब उसे महल से निर्वासित कर दिया गया और वासुदेव को भी उसके साथ भेज दिया गया, क्योंकि उसने सुरंगना के लिए काम किया था। राजा चंद्रप्रभा ने देववती से कहा, अब जब सब कुछ स्पष्ट हो चुका है, मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में महल में वापस लाता हूं। तुम्हारा प्यार और तुम्हारी सच्चाई ही राज्य के लिए सबसे मूल्यवान है। देववती के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई। महाराज, मैं आपके साथ हर कदम पर हूं। हम दोनों मिलकर राज्य में शांति और समृद्धि लाएंगे। राजा और देववती का पुनर्मिलन महल में खुशी की लहर लेकर आया। महल का हर कोना फिर से प्रेम और विश्वास से भर गया। राजा चंद्रप्रभा और देववती ने मिलकर न केवल अपनी शादी को फिर से मजबूत किया, बल्कि राज्य में भी नए नियम और योजनाएं लागू की ताकि हर किसी को न्याय मिल सके। देववती ने राज्य की शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए कई योजनाएं बनाई
और राजा ने उसका पूरा समर्थन किया। महल में अब सुरंगना की साजिश का कोई नाम नहीं था। लोग देववती को उनकी कर्तव्य निष्ठा और साहस के लिए सम्मानित करने लगे। राजा चंद्रप्रभा और देववती का प्यार अब सिर्फ महल तक सीमित नहीं था, बल्कि राज्य भर में एक मिसाल बन गया। उनकी जोड़ी अब सिर्फ एक जोड़ी नहीं थी, बल्कि राज्य की शांति, प्रेम और समृद्धि का प्रतीक बन चुकी थी। अब राज्य में सब जानते थे कि देववती और राजा चंद्रप्रभा का प्रेम ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। उनके सामने कोई भी चुनौती हो, वे हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे और राज्य को कभी भी संकट में नहीं पड़ने देंगे। आगे की कहानी चाहिए तो कमेंट करके बताइए।